8 बजे की ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 15 हमारा पर्यावरण। तो चलिए सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और सभी लोग क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, इन सभी क्वेश्चनों का आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके 1 या 2 नंबर में आते हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये सभी प्रश्न 3-4 बुकों का समाकलन है, यानी एक ही बुक 3-4 बुकों का एक ही वीडियो में एडजस्ट किया गया है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्न जो हैं ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका पहला प्रश्न है हमारा, यानी पर्यावरण शब्द से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पर्यावरण शब्द से तात्पर्य उन सभी दशाओं या तत्वों से है जो जीवों के जीवन और विकास को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण का मतलब होता है चारों ओर का आवरण, यानी हम जिस आवरण से ढके हुए हैं वो क्या होता है, पर्यावरण होता है। यानी होता क्या है कि जो ये हमारा जो अगल बगल की दशाएं होती हैं, अगल बगल की जो चीज़ें होती हैं वो हमसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण में विभिन्न पदार्थों का चक्रण किन किन चक्रों में होता है। ठीक है, यानी पर्यावरण में आप सभी लोग को पढ़ाया गया है क्लास 9th में कि कई सारे चक्र पढ़ाए गए थे। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन चक्र आप लोग को पढ़ाया गया था, कार्बन चक्र पढ़ाया गया था, जल चक्र पढ़ाया गया था और नाइट्रोजन चक्र पढ़ाया गया था। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि जो हमारे पर्यावरण में विभिन्न पदार्थों का जो चक्रण होता है वो किन किन चक्रों में होता है। ठीक है, तो पहला हो गया नाइट्रोजन, ठीक है, और दूसरा कार्बन चक्र हो गया, तीसरा ऑक्सीजन चक्र हो गया तथा और अगला आखिरी हो गया जल चक्र में होता है। ठीक है, ये सभी आपको कक्षा 9 में पढ़ाया गया है और ये कक्षा 10 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। लिखा है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वह पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। अब जैविक प्रक्रम आप सभी लोग को मालूम है कि जीवों के द्वारा जो प्रक्रम होते हैं वो जैविक प्रक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब वो कोई कुछ भी हो, जैसे श्वसन है, जनन है, ठीक है, ये सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। आज सभी जो चीज़ें होती हैं वो सभी जैव प्रक्रमों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4 है कि किन्हीं 4 जैव निम्नीकृत पदार्थों के नाम बताएं। ठीक है, अथवा उस पदार्थ का नाम बताएं जिसे जैविक विधि द्वारा विखंडित किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, जैविक विधि के द्वारा उसको विखंडित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फलों के छिलके। ठीक है, फलों और सब्जियों के छिलके, कागज, भूसा, चारा आदि, इसको जैविक प्रक्रम के द्वारा, ठीक है, इसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक, निम्नीकृत यानी विखंडित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। लिखा है कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वह पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटित ना हो उन्हें अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि लिखा हुआ है अजैव माने जीवों के द्वारा ना हो, यानी विखंडित ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे अजैविक निम्नीकरणीय कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 6 है कि पारितंत्र यानी इकोसिस्टम कौन बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक, ठीक है, जैविक कारक और अजैविक कारक आपस में मिलकर के एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं कि पारितंत्र के अजैव कारकों के उदाहरण लिखिए। यानी पारितंत्र में जो अजैव कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ताप, जल, वायु, मिट्टी, खनिज आदि, ये सभी क्या होते हैं, अजैव कारक होते हैं। तो यहाँ से आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि अजैविक कारक किसे कहते हैं। ठीक है, तो ताप, जल, मिट्टी, वायु, खनिज आदि सब क्या होते हैं, अजैविक कारक होते हैं। अगला है कि प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण बताइए। यानी प्रकृति के द्वारा जो बनाया गया पारितंत्र होता है वो उसका एक उदाहरण बताना है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा जैसे वन पारितंत्र हो गया, तालाब का पारितंत्र बना लीजिए, झील, पर्वत और समुद्र। ठीक है, ये सभी किसके उदाहरण हैं, सब पारितंत्र, प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि मानव निर्मित पारितंत्र के 2 उदाहरण बताइए। ठीक है, मानव के द्वारा जो बनाया गया पारितंत्र होता है
वो उसके उदाहरण हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा बगीचा और खेत। ठीक है, ये मानव निर्मित होता है, ये मनुष्य इसका निर्माण करता है। ठीक है, अगला जान लेते हैं कि जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को किन 3 वर्गों में बांटा गया है। तो जीवों को 3 वर्गों में जो बांटा गया, पहला हो जाएगा उत्पादक। आप यहीं से हर चीज़ को समझते हुए चलेंगे उत्पादक क्या होते हैं। तो उत्पादक का ही मतलब होता है उत्पाद को बनाना, यानी प्रोडक्शन, यानी किसी चीज़ का किसी को प्रोड्यूस करना। ठीक है, यानी प्रोड्यूसर कहलाते हैं ये। ठीक है, तो उत्पादक मतलब होता है जो निर्माण करता है, इसे याद रखिएगा आप लोग। और उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर, यानी उसको उपभोग जोन करता है, यानी उत्पादकों का उपभोग करता तो और क्या कहलाता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो उत्पादकों का यूज करें, उपभोग करें, वो उपभोक्ता कहलाते हैं। और अपघटक एक होते हैं जो स्वतः छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। वे क्या काम करते हैं, सड़े गले मृत पदार्थों को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, खा करके ख़त्म कर देते हैं, ये सभी कहलाते हैं अपघटक। ठीक है, अब आगे इसी में बात कर लेते हैं कि उत्पादक किसे कहते हैं। ठीक है, प्रश्न हमारा है उत्पादक किसे कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो ऐसा सभी लोग को मालूम है जो हरे पौधे होते हैं वे उत्पादन का काम करते हैं, भोजन के निर्माण का काम करते हैं। तो इसमें सीधा वही बता दिया गया है कि वे हरे पौधे, पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। यानी बस यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि उत्पादकों के अंतर्गत ऐसे पेड़ पौधे होंगे, ऐसे जीव होंगे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और क्या काम करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। वह सभी क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, यानी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कोई 2 उदाहरण दीजिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता रखते हैं। ठीक है, यानी ऐसे कौन कौन से जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो इसका पहला उदाहरण हो जाएगा हरे पौधे। ठीक है, जो भी हरे पौधे होते हैं, आप सभी को मालूम है कि जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और इसके साथ में भी आते हैं नीली हरी शैवाल। ठीक है, ये भी हमारे क्या काम करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं, भोजन निर्माण का काम इनमें भी होता है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि सभी जीव अपने निर्वाह के लिए सीधे या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं। यानी जितने जीव होते हैं वो सीधे या फिर परोक्ष रूप से किस चीज़ पर निर्भर करते हैं। तो जितने भी जीव हैं वो उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि मालूम है उत्पादक ही ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नीचे है, आंसर ऊपर लिखा हुआ है। तो बात कर लेते हैं कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर ऊपर लिखा हुआ है कि जो जीव भोजन के लिए सीधे या परोक्ष रूप से किसी अन्य जीव या पौधे पर आश्रित होता है, उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, कंज्यूमर्स कहलाते हैं। कंज्यूमर्स वही होगा जो एक दूसरे पर निर्भर करेगा या दूसरे पौधे पर या ठीक है दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा, वो सभी क्या कहलाएगा, हमारा उपभोक्ता ही कहलाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि उपभोक्ताओं को किन भागों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 15 है कि उपभोक्ताओं को किन भागों में बांटा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। शाकाहारी का मतलब है ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों का सेवन करते हैं वह शाकाहारी कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो मांस वगैरह का सेवन करते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी वह कहलाते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जीवों का सेवन करते हैं, वो सर्वाहारी कहलाते हैं। परजीवी का मतलब होता है किसी के बॉडी पर रह करके ठीक है उससे पोषण प्राप्त करना, ये सब क्या कहलाता है, परजीवी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन से 2 सूक्ष्म जीव जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। जैव अवशेषों का अपमार्जन का मतलब होता है उसको नष्ट करना। आप सभी लोगों ने देखा है जो भी जीव होते हैं मृत अवस्था में अगर उनको फेंक दिया जाता है तो कुछ दिनों के बाद में उनका केवल कंकाल ही बचता है। तो किनके कारण होता है, वो 2 चीज़ों के कारण होता है, जीवाणु और कवक के द्वारा होता है। ये सभी उसके ऊपर आ जाते हैं और उसमें
जो भी मटेरियल होता है, जो भी कार्बनिक पदार्थ होता है, उसको खा के ख़त्म कर देते हैं, यानी उसका अपमार्जन करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि शाकाहारी उपभोक्ताओं को किस स्तर पर उपभोक्ता कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शाकाहारी उपभोक्ताओं को प्रथम स्तर का उपभोक्ता कहा जाता है, यानी जो भी शाकाहारी होते हैं उनको प्रथम स्तर का उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, पहले तो हमारे उत्पादक आ गए, ठीक है, उत्पादक के बाद में उपभोक्ता आए, तो उपभोक्ता भी कई श्रेणी में आते हैं, प्राथमिक स्तर के उपभोक्ता, द्वितीयक स्तर के उपभोक्ता और टर्सरी यानी तृतीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे शाकाहारी जंतु होते हैं वो प्राथमिक स्तर के उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सूक्ष्मजीवी अपमार्जक किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सूक्ष्मजीवी जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देते हैं, जो मिट्टी में चले जाते हैं और पुनः पौधों के द्वारा उनका उपयोग कर लिया जाता है, वह कहलाते हैं सूक्ष्मजीवी अपमार्जक। ठीक है, ये चीज़ सभी को समझ में आ गई है। प्रश्न संख्या अगला देख लेते हैं कि जीवमंडल या बायोस्फीयर किसे कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले, ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक क्षेत्र तथा उसमें पाए जाने वाले सभी जीव जंतु मिलकर परस्पर जीवमंडल कहलाते हैं, यानी परस्पर मिलकर के जीवमंडल कहलाते हैं। जितने भी हमारे जीव पाए जाते हैं प्राकृतिक क्षेत्र तथा उस पर पाए जाने वाले सभी जीव आपस में मिलकर के एक जीवमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, हम लोग भी जीवमंडल में रहें, जितने भी हमारे प्राकृतिक क्षेत्र हैं और उसमें जो रहने वाले जीव होते हैं वे सभी आपस में जब मिल जाएं तो वहाँ से एक जीवमंडल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि जीवमंडल के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, उत्तर हो जाएगा, जीवमंडल में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाएंगी। एक तो होगा अजैव घटक, ठीक है, एक होता है जैव घटक। जीवमंडल के प्रमुख उदाहरण होते हैं। ठीक है, अभी मैंने अजैव घटक के बारे में इसके पहले आप लोगों को बताया है। अजैव घटक क्या होता है, जिसमें मिट्टी है, ताप है, ठीक है, ये और हमारी ये सब क्या हो जाता है, अजैव घटक के अंदर क्या जाता है, जैव घटक के अंदर हम आप लोग आते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं कि किसी पारिस्थितिक तंत्र के घटक लिखिए। कौन कौन से घटक होते हैं। तो पहला हो जाएगा जैव घटक, और दूसरा क्या हो जाएगा अजैव घटक, तीसरा हो जाएगा अपघटक। ठीक है, ये तीन चीज़ होते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र के घटक होते हैं, यानी कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ठीक है, कि 4 पदार्थों के नाम लिखिए जिनसे जीवमंडल का अजैव घटक बनता है। ठीक है, अजैव घटक अभी ऊपर वाला वही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जल, वायु, मृदा तथा खनिज जीवमंडल के अजैव घटक होते हैं। ठीक है, अभी मैंने ऊपर आप सभी को बताया है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं कि जीवमंडल को प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल स्थिरता किससे प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, जीवमंडल के विभिन्न घटकों के सारे कार्यों का कुल योग जीवमंडल को फंक्शनल स्थिरता प्रदान करता है, यानी प्रकार्यात्मक स्थिरता प्रदान करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 है कि जनसंख्या यानी समष्टि को परिभाषित करिए। तो जनसंख्या की अगर परिभाषा देना है तो हम लोग क्या दे सकते हैं। तो इसमें है कि किसी भी जाति के एक स्थान पर पाए जाने वाले सभी जीवों की कुल संख्या जनसंख्या कहलाती है। कोई भी प्रजाति हो या जाति हो एक स्थान पर पाए जाने वाली है, ठीक है, उनकी अगर जो कुल संख्या होती है वही कहलाती है हमारी जनसंख्या कहलाती है या पॉपुलेशन कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 24 देख लेते हैं। लिखा है कि जीवमंडल, ठीक है, जीवमंडल के उन स्थानों के नाम लिखिए जहाँ पर जैव जीवों का पोषण होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल में जैव जीवों का पोषण होता है। ठीक है, जैव जीव जो भी जीवित जीव होते हैं तो जल में रहने वाला जलमंडल ठीक हो जाएगा, और स्थल में रहने वाला स्थल मंडल हो जाएगा, और वायु में रहने वाले वायुमंडल हो जाएगा। ठीक है, तो इन जगहों पर जो भी हमारे जीव होते हैं वो अपना पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, जल में रहने वाले जल से अपना पोषण प्रदान करेंगे, स्थल में रहने वाले स्थल से अपना पोषण प्रदान करेंगे, और वायु में रहने वाले वायु से अपना पोषण प्रदान करेंगे। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 25 देख लेते हैं। लिखा हुआ है
कि विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मिलने पर किसका निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मिलने पर जीवोम या बायोम का निर्माण होता है। ये याद रखिएगा, ये पेपर के तरीके या पेपर के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला है कि जैव समाज का निर्माण कैसे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी क्षेत्र में जीवों की कुल जनसंख्या सम्मिलित रूप से जैव समाज का निर्माण करती है, यानी कुल जनसंख्या जो होती है हमारी एक जैव समाज का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 27 देख लेते हैं। लिखा है कि जीवमंडल का जैव घटक किन किन से निर्मित होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका कि पौधों तथा जंतुओं से जीवमंडल का जैव घटक निर्मित होता है। तो जीव घटक में आप लोग को बताया गया था जो जीवित जीव होते हैं वही इसके अंतर्गत आते हैं, तो पौधे और जंतु। ठीक है, यही हमारे क्या होते हैं, सजीव होते हैं और यही जीवमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा हुआ है कि किसी स्थान पर पाए जाने वाले जीवों की स्थिति का निर्धारण कौन से घटक करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जलवायु, मिट्टी की प्रकृति तथा जल उपलब्धता इसका जो है निर्धारण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि जीवों को पोषण पद्धति के आधार पर किन किन वर्गों में रखा गया है। तो जीवों को पोषण पद्धति के आधार पर उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक वर्गों में रखा गया है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि जीवमंडल, जीव समुदाय, आबादी और पारिस्थितिक तंत्र को क्रम से लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आबादी होती है, आबादी के ठीक है, उसके बाद में इससे बड़ा जीवमंडल होता है, उससे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र और सबसे बड़ा जीवमंडल होता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर ठीक है इसके पहले की क्लास आपको नहीं मिली है, क्लास नंबर 3, ठीक है, क्लास नंबर 3 अगर आपको नहीं मिली है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास नंबर 3 मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक दोस्तों को ये क्लास शेयर नहीं किया है तो सभी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये क्लास शेयर कर दीजिए, जिससे कि आने वाली जो क्लासें हैं उनका वो लाभ उठा सके। और शाम को सभी लोग, ठीक है, शाम को सभी लोग 8 बजे लाइव आ जाइएगा। ठीक है, और बताना ना पड़े, जितनी भी बनवा रहे हैं ये सभी लोग आप याद करते हुए चलिएगा। और शाम को 8 बजे जो है हमारी क्लास आती है साइंस की क्लास, इसको लेना मत भूलिएगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।